So some of the fields of Ayurvedic research I have mentioned. For example, पथ्यापथ्य, किसी डिसीज में जो भी आयुर्वेद में पथ्य बताया है, क्या उससे उस डिसीज में फायदा होता है या नहीं होता। सो पथ्यापथ्य, ये पथ्यापथ्य होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो पथ्य उस समय पे बताया है उसमें से बहुत सारी चीजें तो अभी मिलती ही नहीं है, तो पथ्यापथ्य ये करना। उसके बाद गर्भ संस्कार, टू स्टडी इफेक्ट्स ऑफ गर्भ संस्कार। आयुर्वेद में बहुत सारे गर्भ संस्कार बताए हैं, गर्भिणी परिचर्या बताइए। तो क्या ये सब आज की टाइम में रियली इफेक्ट करता है, वेदर देर आर रियली good effects of all these. The third is to study doses mentioned in children. Fourth is to standardize drug manufacturing. मैं हींग अफगानिस्तान से भी लेता हूँ, मध्य प्रदेश से भी लेता हूँ, तो क्या ये दोनों हींग सेम है, इसका टेस्ट भले अलग हो लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है whether it is same, whether the hing from Afghanistan if I use in the medicine is going to give me more results or may help me make a better medicine than taking in hing from Madhya Pradesh. So to standardize the drug manufacturing. Last, to study analgesic and their efficacy. आयुर्वेद में वेदना प्रशमन, वेदना शमन या वेदना स्थापन द्रव्य बताएं, तो क्या ये वेदना स्थापन द्रव्य सही में जैसे कॉम्बीफ्लैम काम करता है कि वेदना देने से, कॉम्बीफ्लैम देने से वेदना कम हो जाती है, क्या ये वेदना स्थापन द्रव्य जो है ये सच में वेदना कम करते हैं क्या नहीं। So these are some of the many possible ways or possible fields of research in Ayurveda. Now we come to why Ayurveda research should happen. सिंपल सा चीज है, जो दिखता है वही बिकता है। मैंने आपको पिछली बार भी या शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आयुर्वेद में, या आयुर्वेद में क्यों, अपने कल्चर में हर 15 दिन में एक उपास करना इज बेनिफिशियल। वी हैव फ्रेम्ड इट टू गॉड कि भगवान के लिए एक उपास कीजिए। कोई संकष्टी करता है, कोई शनिवार करता है, कोई 11 करता है, तो एक उपास करना इज बेनिफिशियल। व्हाट आवर कल्चर हैज टोल्ड। नोबेल प्राइज किसको मिला? नोबेल प्राइज उसको मिला जिसने एस्टेब्लिश कर दिया कि उपास करने से प्रोटीन मशीनरी जो है वो पुरानी प्रोटीन, डैमेज्ड प्रोटीन को नॉर्मल में ले आती है, इसीलिए उपास जरूरी है। नॉर्मल प्रोटीन जब शरीर में बन जाएगा तो डैमेज प्रोटीन जो टॉक्सिन या आम करके बैठा रहता है, आम नहीं बोला उसने, तो टॉक्सिन करके बैठा रहता है, दैट इज क्लीन्ड ऑफ, विच कॉजेज लेस अमाउंट ऑफ डिसीजेस इन द बॉडी। Of course, he has done this research for over 20 years. He has followed up people for over 20 years who do fast once in 15 days. He has compared them to people who do not fast at all. और उसके बाद उन्होंने इस फास्टिंग मैकेनिज्म का ये बनाया, मतलब हाउ इट एक्ट्स बायोकेमिकली। he found out that this is the difference between these two. But we have also done the same observation, maybe for thousands of years, but we were not being able to explain it in a scientific language which people today can understand. That is the whole issue. So, worldwide success, if you want Ayurveda to succeed worldwide, if you want Ayurveda to be, मतलब सच्चे का बोल बाला जो बोलते हैं ना, सच्चे का बोल बाला होना चाहिए, तो if you want Ayurveda to be famous all throughout the world, you have to do research, you have to explain, you have to mention why this is happening in their language, not in our language, in their language. Okay, then the next is promotion of Ayurvedic therapy. That okay, पक्षवद के पेशेंट में अगर मैं बस्ती देता हूं और स्नेहन स्वेदन करता हूं, विरेचन देता हूं, तो इन 4 थेरेपीज में 90%, 90% तो नहीं होते लेकिन 75 to 80% of the Pakshavad patient get well and go back walking at home. Pakshavad is paralysis. So if we have research backed Ayurvedic therapies, आज की तारीख में हमारे पास क्या है? आज की तारीख में हमारे यहाँ लिखा है पक्षाघाते विरेचनम। किसने लिखा? चरक ने लिखा। चरक कब था? 8000 साल पूर्व था।
चरक को कोई पहचानता नहीं है, चरक की बुक को कोई मानता नहीं है, कुछ नहीं। मतलब द मॉडर्न साइंस विल डिसरिगार्ड ऑल आवर आयुर्वेदिक टेक्स्ट बिकॉज दे फील दे आर मॉडर्न। हम आगे गए इसीलिए हमको नया कुछ समझ में मिला। बट इफ वी प्रूव दिस दैट नहीं, पक्षाघात में जब विरेचन देते हैं तो 30 में से 27 पीपल फील बेटर, एंड दिस इज द रिसर्च ऑन इट कि भाई जो लोग बल बल इज समथिंग विच वी कैन ग्रेड। तो पक्षाघात में जिस साइड का बल गया है उस साइड में हम वो जैसे वो फेर फेर जो क्या कहते हैं उसको, जत्रा बोला, फेर फेर मतलब जो ये लगती है ना गांव के बाहर, याद नहीं आ रहा मुझे हिंदी वर्ड उसका, इंग्लिश मराठी में उसको जत्रा कहते हैं, हिंदी में फेयर कहते हैं। तो वो फेयर जो है, वो फेयर में एक मशीन होती है वो हाथ से दबाने की, और फिर वो कांटा जो है वो कांटा 10-20 पे चला जाता है, अगर 100 पे रीच किया तो आपको गिफ्ट मिल जाता है। तो वो जो मतलब वो जो मशीन है दैट वी कैन यूज फॉर आवर ओन पक्षाघात पेशेंट्स ऑल्सो, कि जब वो आया तब वो 2 तक या 5 तक 50 तक वो दबा सकता था, अब जब हमने विरेचन दिया तो नाउ ही गोज अप टू 50। दिस इज अ वे ऑफ ऑब्जेक्टिवाइजिंग बल, बल को ऑब्जेक्टिवाइज करना कि भाई मुझे भी दिख रहा है 70, तुम्हें भी दिख रहा है 70। दिस इज अ वे ऑफ ऑब्जेक्टिवाइजिंग बल। तो बल को, उसके बाद गेट को, द अमाउंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ फंक्शन, ये सभी चीजों के एंगल्स हम आज गिन सकते हैं। सो वी कैन यूज लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी कैन एस्टेब्लिश अवर थेरेपीज एंड वी कैन प्रमोट देम। हम प्रमोट कर सकते हैं। आज की तारीख में पक्षाघात के लिए क्या ट्रीटमेंट है एलोपैथिक में? कुछ नहीं है। देन वी कैन ऑल्सो प्लान इफेक्टिव रेमेडीज दैट, चलो चरक ने तो 10 काढ़े बताए, अलग अलग 10 काढ़े बताए हैं ज्वर की चिकित्सा के लिए, 10 प्रकार की यवागु बताई है। इसमें से सबसे अच्छी कौन सा कार्य करती, कौन सी यवागु सबसे अच्छा कार्य करती? तो हमने 5 पेशेंट ले लिए, 5 यवागु ले लिए, हर एक को एक एक यवागु दे दिया। फिर देखा किसका बुखार सबसे कम हुआ, किसकी अग्नि ज्यादा हुई, फिर और 5 पेशेंट ले लिए, उनको 5 यवागु दे दिया। फिर वो देखा। ऐसे जब हम 5,000 पेशेंट्स का स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आएगा यार 3 नंबर की यवागु जो है ये बाकी चारों यवागु से अच्छी काम करती है। सो वी आर गोइंग टू प्लान इफेक्टिव रेमेडीज विच आर all are effective, but we are going to plan. Then we are going to upgrade old techniques. What was the ancient technique for research? The ancient technique for research was pure observatory. That ऑब्जर्व करो, 5,000 लोगों को ऑब्जर्व करो और 5,000 लोगों को ऑब्जर्व करके हमको बताओ कि क्या होता है, या ये ड्रग 5,000 पे काम करता है क्या, 5,000 पे ठंडी ठंडी में रहने से कोई डिसीज होता है। सो दीज आर प्योर ऑब्जर्वेटरी टेक्निक्स। what we are going to do is we are going to do statistical techniques. Statistical techniques are better than observatory in today's age because अगर हमको 5,000 लोगों को 5,000 लोगों के ऊपर रिसर्च करना है तो हमको उतने पेपर चाहिए, उतने पेशेंट चाहिए, उतने डॉक्टर चाहिए, उतने रिसोर्सेज चाहिए, उनको रखने को उतना जगह चाहिए, पैसा चाहिए, खाना देना चाहिए। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर, लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच आर यूटिलाइज्ड इन रिसर्च। बट इफ यू यूज अ स्टैटिस्टिकल मेथड द सेम थिंग, यही चीज हम कितने पेशेंट में कर सकते हैं? वी कैन डू इट इन 30 to 60 by using proper statistical tools, the same, and we will get a 95% accuracy. तो 5% एक्यूरेसी छोड़ के अगर हम 1/10 या 1/100 कॉस्ट बचाते हैं तो दैट इज ओके, वी कैन प्ले विद दैट 5%, we can play with that 5%. So we need to upgrade the old techniques of treatment research in Ayurveda. Then we need to get the mastery of the topic. अगर मैं सिर्फ कल से मैंने सोच लिया कि कल से मैं सिर्फ संधिवात के ही पेशेंट देखूंगा, तो आई एम गोइंग टू सी द संधिवात पेशेंट्स, आई एम गोइंग टू ट्राई दोज ओनली 10-15 drugs whom I am understood, I know the patient nicely, I know the drug nicely. इसके बाद पेशेंट आएगा तो आई विल नॉट हैव टू डू रिसर्च बिकॉज आई नो आई हैव नॉलेज ऑन कौन से अवस्था में कौन सा ड्रग चलता है, कौन से अवस्था में कौन सा ड्रग चलता है। तो आई हैव मास्टरी इन द टॉपिक। So for getting mastery in the topic also, it is better that
view to Ayurvedic research. And last but not the least, as we had discussed earlier, that nobody wants to validate Ayurveda बिकॉज आयुर्वेद में कहीं भी उसको अपना फायदा लगता नहीं है. एलोपैथी के ड्रग्स बनाएंगे तो पेटेंट 15 साल तक मिलता है. आयुर्वेदिक के ड्रग्स को वैलिडेट करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि वाह 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 इसने ट्रायल कर लिया और ये बता दिया कि हल्दी जो है ये सच में एंटीसेप्टिक है. बाकी कुछ नहीं. वेदर यू विल बी एबल टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम यूजिंग हल्दी एज एन एंटीसेप्टिक? नहीं. तो इसीलिए एज अ मैटर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी we should do validation. So let us sum up research. What is research in short? Research is understanding relation. दो चीजों में whether there is any relation. So what is this? What relation? It can be a cause and effect relation, just as we have कार्य कारण भाव in Ayurveda. कार्य कारण भाव क्या है? Cause and effect relation. किस चीज से? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्या? कॉज इफेक्ट रिलेशन. या फिर ब्लड प्रेशर जिसमें बढ़ा हुआ होता है क्या उनमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं क्या? कॉज इफेक्ट रिलेशन बट रेट्रोस्पेक्टिव. मतलब पहला जो था वो कार्य से कारण को पहचानना या कार्य से कारण के रिलेशन समझना. दूसरा एग्जांपल जो है, जो हाई ब्लड प्रेशर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं क्या, ये कारण से कार्य को समझना. सो वी हैव अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी, वी हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, विच इज अ कॉज एंड इफेक्ट स्टडी. सेकेंड इज similarity and differences, finding similarity and differences between two things. That whether increase in temperature is going to increase the heartbeat. Both things are not related, but whether they have any relation or whether they have any similarities, that okay, the blood circulation is increased when the fever is more, or whether they don't have any similarities. So this जो है, this comes into सामान्य विशेष भाव. So the whole of research, what we have learned, what we have understood, can be summed up into these two सिद्धांत of Ayurveda. वन इज द कार्य कारण सिद्धांत, जिसमें हम कार्य और कारण के रिलेशन के बारे में देखते हैं. एंड वन इज द सामान्य विशेष भाव, जिसमें हम दो चीजों की समानता और वैशिष्ट्य डिफरेंस के बारे में देखते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस गो विद द सिनोनिम्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च को आयुर्वेद में या संस्कृत में और क्या क्या शब्द हैं? तो फर्स्ट इज अनुसंधान, सेकेंड इज गवेषण या गवेषणा, थर्ड इज अन्वेषण या अन्वेषणा, फोर्थ इज पर्येषण, और फिफ्थ इज शोध. So let us look into the first, that is अनुसंधान. What do you mean by अनुसंधान? अनुसंधान का मतलब है, अनु का मतलब कंटिन्यूअसली, किसी के साथ या किसी के पीछे साथ चलना. अनु इज कंटिन्यूअसली. संधान मीन्स जो बनी हुई चीज है. तो जो बनी हुई चीज है, जो संधानित है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उस चीज को बार बार पढ़ना, उस चीज को बार बार समझना is nothing but अनुसंधान. So anu is continuous, sandhan is something which is already established. So to follow appropriate knowledge in search for more knowledge. So you have a knowledge which is already proved, and now you are following it for getting more knowledge out of it. You are following it for getting more knowledge out of it.
फॉर एग्जाम्पल एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ। जनरल एग्जाम्पल ये है कि पहले न्यूटन ने ये नॉलेज ये किया, उजागर किया, न्यूटन ने ये सर्च लगाया कि गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, इसीलिए फल जो है वो फल नीचे की तरफ गिर जाता है। चलो न्यूटन ने ये उजागर किया, ही इज प्रूव्ड। नाउ somebody else is testing कि अच्छा वो force, it is a force, so if it is a force it should have a magnitude and direction। डायरेक्शन तो समझ में आता है कि नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो अब न्यूटन कहीं बैठा है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर मैं धरती पे बैठूं, मतलब अगर मेरा मेरा एप्पल जो है वो नॉर्थ पोल से नीचे गिरा, तो क्या साउथ पोल से एप्पल ऊपर आकाश में जाएगा या नीचे गिरेगा? साउथ, क्योंकि वो नीचे गिरा है। तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल का एप्पल गिरा है, क्या साउथ पोल का भी एप्पल उसी डायरेक्शन में जाएगा? तो साउथ पोल के एप्पल कहाँ जाना चाहिए? वो तो आकाश में जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल का जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट साइड पे साउथ पोल है। समझ में आ रहा है? ओके, आई ट्राई टू मेक, चलो ये हमारी पृथ्वी है, ड्राइंग के लिए क्षमा करना। ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल में ऐसा एप्पल का झाड़ है, ये कोकोनट का दिखता है लेकिन माफ कर देना, ठीक है। उसके बाद ये साउथ पोल है, साउथ पोल में भी एक एप्पल का झाड़ है। यहाँ न्यूटन भाई साहब बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, यहाँ भी कोई बैठा हुआ है, वो देख रहा है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो गया, लेकिन छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यहाँ से फल गिरा तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वो तो यहाँ जाएगा, करेक्ट, ग्रेविटी उसको खींच लेगी। तो क्या यहाँ से गिरने वाला फल जो है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा या ऊपर आकाश में जाएगा? या यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा? क्योंकि यहाँ वाला फल जो है वो तो इस डायरेक्शन में गया, तो इस वाले फल को भी इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो लुकिंग आउट फॉर मोर नॉलेज, मुझे ये मालूम है कि फल निकलने के बाद कहीं तो जाता है, तो आई एम गोइंग टू लुक आउट फॉर कि अच्छा फिर अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उस डायरेक्शन में, कि आई एम गोइंग टू फॉलो समथिंग विच इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, फिर कोई ये सोचे कि चलो फल तो नीचे जा रहा है, हम स्पीड ही ढूंढ ले फल का, ताकि हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को देख ले। सो ऑल दीज थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ अनुसंधान। अनुसंधान इज व्हेन यू आर following appropriately the knowledge which is mentioned। I don't know why ये मेरा पावर पॉइंट चलना बीच बीच में बंद हो जाता है। ओके, सो प्रोबेबली ये जो, हाँ, सो अनुसंधान इज नथिंग बट, अनुसंधान इज द लिंक between the interrupted ancient thoughts and is read between the lines। क्योंकि जितना भी आयुर्वेद के ग्रंथ है ये सब जिप फॉर्मेट में है, सूत्र स्वरूप में है, और जब सूत्र स्वरूप में चीजें दी जाती हैं तो उसका डिटेलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अनुसंधान से हम उसका डिटेलिंग कर सकते हैं। वी कैन डू डिटेलिंग ऑफ द सेम विद द हेल्प ऑफ अनुसंधान। जैसे we'll take this example and we'll stop for the day। ये एग्जाम्पल शायद मैंने पहले भी दिया होगा। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्णे निरूपयन। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णा जीर्णे निरूपयन। ब्रह्म मुहूर्त सबको पता है, ओल्ड नॉलेज, ऑलरेडी एस्टेब्लिश। उत्तिष्ठेत मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सबको पता है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। जीर्ण अजीर्ण निरूपयन मतलब आहार जीर्ण हो गया है या अजीर्ण हुआ है, अजीर्ण है, ये देख के उठना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका जीर्ण हो गया है वो उठो, जिसका जीर्ण नहीं हुआ है वो मत उठो। अब जीर्ण आहार के लक्षण बताए उन्होंने जीर्ण आहार के लक्षण बताए हैं कि आपको भूख लगना, प्यास लगना, उसके बाद आपको लघुता आना, उसके बाद आपके मल मूत्रों का विसर्जन हो जाना, ये सब जीर्ण आहार के लक्षण है। जीर्णाहारस्य लक्षणम, श्लोक अगर किसी को याद होगा तो, ठीक है। तो
उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगोत्सर्ग यथोचितः लघुता क्षुत पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम। तो इसके उलट जो है वो अजीर्ण के लक्षण हुए कि जब वायु की प्रवृत्ति नीचे नहीं हो, उद्गार नहीं आए, बदन मतलब अन्न या हृदय में शुद्धि नहीं हो, इंद्रिय शुद्ध नहीं हो, वेगोत्सर्ग नहीं हो, मतलब टॉयलेट या बाथरूम को नहीं आए, फिर लघुता नहीं हो, भूख नहीं लगे, ये सब अजीर्ण के लक्षण है। तो क्या इस श्लोक का अर्थ ये है कि अगर अजीर्ण हो जाए, अगर अजीर्ण हो जाए तो हमको नहीं उठना चाहिए? हाँ, इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो अजीर्ण हो जाए तो नहीं उठना चाहिए, लेकिन इस श्लोक में बीच का अर्थ ये है, इन बिटवीन द लाइंस का अर्थ ये है कि रात को इतना ही खाओ कि ब्रह्म मुहूर्त पे जीर्ण हो जाए। रात को इतना ही खाओ कि ब्रह्म मुहूर्त पे जीर्ण हो जाए। अजीर्ण होने क्या मतलब आइडियली ये उठने का श्लोक नहीं है, ये श्लोक जो है ये प्रतीत होता है कि ये तो आहार मात्रा का श्लोक ज्यादा दिखता है। ये आहार मात्रा का श्लोक ज्यादा दिखता है क्योंकि सुबह जीर्ण जीर्ण होने पर ब्रह्म मुहूर्त पे उत्तिष्ठ होना ये विधान है, ये विधान है। ठीक है, सो वी वर डूइंग अनुसंधान, विल टेक प्रोबेबली one more lecture to finish the topic, and I hope everybody has marked your attendance. For those who have not marked, I am giving, if you अगर कुछ रह गया तो I am resending the link, and what you can do is you can mark your attendance. I have stopped the recording.